एंड सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पार्ट 4 भारत की साहित्यिक विरासत के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गुजरात बोर्ड का मानव ने अपने विचारों, भावों, संवेदनाओं और उर्मियों आदि को अन्य लोगों या प्राणियों तक पहुंचाने के लिए कई हाव भाव, संकेतों, चित्रों का सहारा लिया और कुछ ध्वनियां उत्पन्न की। यानी जो अपनी जो कला सीखी उसे एक से दूसरे को यहाँ पे समझाने के लिए हाव भाव, संकेतों और चित्रों का सहारा लिया। जैसे ही अभी हम देखते हैं कि अभी बेचने के लिए लोग माइक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे कुछ ध्वनियों का भी इस्तेमाल किया। खासकर आपने ये मेला बाजारों वगैरह में ज्यादा देखा होगा माइक का प्रचलन। 100 रुपए में दो, 100 रुपए में दो, ऐसा आपने सुना होगा। जिनमें बोली या लिपि का जन्म, जिससे बोली अथवा तो लिपि का क्या हुआ, जन्म हुआ। इस लिपि ने भाषा के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कालांतर में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग हुआ। इस भाषा के सृजनात्मक उपयोग से साहित्य का क्या हुआ, साहित्य का सर्जन होने लगा। प्राचीन काल से भारतीय साहित्य उनकी विविधता और विशिष्टता के लिए प्रख्यात है। मतलब प्राचीन काल से ही हमारा भारत जो है वो साहित्य की विविधता और विशेषता के लिए प्रख्यात है। भारतीय विद्वानों ने प्राचीन साहित्य को दो भागों में बांटा है, जिसमें पहला है वैदिक साहित्य और दूसरा है प्रशिष्ट साहित्य। इसके उपरांत कई लोक बोलियां यानी लोक भाषाओं में रचित साहित्य भी प्रचलित हैं। लेकिन हमारे भारतीय विद्वानों ने प्राचीन साहित्य को केवल दो ही भागों में बांटा है, जिसमें पहला है वैदिक साहित्य और दूसरा है परिशिष्ट साहित्य। तो चलिए बच्चों यहाँ पे पढ़ते हैं हम भाषा और साहित्य। अगला टॉपिक हमारा भारत के इतिहास का दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि यानी हम जब भारत का इतिहास देखेंगे तो उसमें हमें पता चलता है कि सदियों से विविध भाषाओं का उद्भव हुआ है। इन भाषाओं ने एक दूसरे पर अपना प्रभाव डाला, जिससे भाषाओं के समृद्ध साहित्य में परिवर्तन आया। परिणामतः नई नई भाषाओं और उसके साहित्य का सर्जन हुआ, जिसका उत्तम उदाहरण संस्कृत भाषा है। वर्तमान समय में संस्कृत भाषा का उपयोग कम होने लगा है, लेकिन धार्मिक कार्यों और पूजा विधियों में संस्कृत भाषा का ही उपयोग किया जाता है वर्तमान समय में। सामान्य रूप से मनुष्य को अभिव्यक्ति करने और अन्य व्यक्ति की अभिव्यक्ति को समझाने का उत्तम अवसर भाषा ही देती है। यानी किसी इंसान को समझ में ना आ रहा है तो उसे समझाना जो है वो अवसर हमें भाषा से ही प्राप्त होता है, भाषा से ही हम समझा सकते हैं। जैसे कि किसी इंसान को हिंदी आती है लेकिन दूसरे इंसान को इंग्लिश आती है, तो आप किस तरह समझाओगे, तो उसके लिए भाषा महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारत की प्राचीन लिपि जो है वो हड़प्पा काल की है, जिससे आज तक समझा नहीं जा सका है। ये बहुत पुराने काल की है। इसके कारण उन लोगों को भाषा की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के महान व्याकरण शास्त्री थे। ईस्वीसन पूर्व 4वीं सदी में उन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा को आर्य भाषा अथवा तो ऋषियों की भाषा या विद्वानों की भाषा भी कहा जाता है। एक मार्क्स के लिए बच्चों ये सवाल आ सकता है। आज के समय में भी विश्व स्तर पर सर्व स्वीकृत भाषा विशेषता कंप्यूटर के क्षेत्र में बनी है और संस्कृत भाषा मुख्यतः धर्म, तत्व ज्ञान और विज्ञान की भाषा थे। तो बच्चों ये पार्ट जो है वो बोर्ड के रिगार्डिंग से लगभग 4 मार्क्स का सवाल जो है वो इसमें से पूछा था, जिसमें 2 सवाल पूछे जाते हैं, एक 3 मार्क्स के लिए और एक 1 मार्क्स के लिए। अगला टॉपिक हमें बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है प्राचीन भारतीय साहित्य। तो जिसमें वेद है, तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान से जिसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इस तरह कुल वेद के 4 प्रकार होते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। भारतीय साहित्य का प्राचीन ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है, जिसमें कुल 1028 ऋचाओं का संग्रह है। ऋग्वेद 10 भागों में विभाजित अद्भुत ग्रंथ है। इन ऋचाओं में से अधिकांश देवों से संबंधित स्तुतियां हैं। ये स्तुतियां यज्ञ के अवसरों पर की जाती थी। उनमें से उषा को संबोधित करने वाली स्तुतियां अत्यंत ही मोहक हैं। यह ग्रंथ
सप्त श्रे- सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करने वाले आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन करता है। ऋग्वेद के बाद दूसरे तीन वेदों की रचना की गई, जिसमें सामवेद की रचना ऋग्वेद की रचना का मान करने के लिए किया गया है। ये श्लोक राग लय के साथ गाए जाते हैं और उस जिसे संगीत की गंगोत्री भी कहा जाता है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, संगीत की गंगोत्री किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों ध्यान रखना है आपको। उसके बाद यजुर्वेद जो है वो यज्ञ का वेद कहलाता है। यह वेद गद्य और पद्य स्वरूप में निर्मित है। यह यज्ञ के समय बोले जाने वाले मंत्रों, क्रियाओं और तथा विधियों का वर्णन किया जाता है यजुर्वेद के अंदर। तो सारे वेद को बच्चों आप सभी को एक एक पॉइंट आपको इसको याद रखना है। और लास्ट हमें दिया यहाँ पे अर्थवेद में अनेक प्रकार के कर्म कांडों, संस्कारों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। आगे टॉपिक हमारा दिया उपनिषद। तो चलिए बच्चों इसे पढ़ते हैं। साहित्य में ब्रह्मांड का आरंभ, जीवन, मृत्यु, भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत, ज्ञान, प्रकृति और दूसरे अनेक दार्शनिक प्रश्नों का विवेचन जो है वो उपनिषद के अंदर किया गया है। साथ ही यहाँ पे दिया है बृहदारण्यक और छंदोग्य प्रारंभिक उपनिषद है। उपनिषद संवाद के स्वरूप में है। मुक्तिका उपनिषद में उनकी संख्या 108 दर्शाई गई है। ब्राह्मण ग्रंथ वेद मंत्रों का अर्थ समझने के लिए उन पर पद स्वरूप में रचित टीकाओं का ब्राह्मण ग्रंथों में समावेश होता है। इसमें अलग अलग यज्ञों, उनसे संबंधित विधियों के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। आर्य अपने जीवन का अंतिम समय अरण्य में व्यतीत करते थे। वन अथवा तो अरण्य में आश्रम बनाकर चिंतन करके साहित्य रचना करते थे। तत्व ज्ञान से भरपूर इसी साहित्य को आरण्य कहा जाता है। आगे देखते हैं आरण्य में किन किन चीजों का समावेश होता है वो देखते हैं। इस साहित्य में कर्मकांडों के उपरांत ज्योतिष, व्याकरण, खगोल शास्त्र का भी समावेश होता है। आरण्य के अंदर भारत के दो मुख्यतः महाकाव्य जिसमें रामायण और महाभारत का समावेश होता है। ये प्राचीन ग्रंथ है। इन महाकाव्यों का वर्तमान समय में ईस्वी सन की दूसरी सदी में प्राप्त हुआ। रामायण में अयोध्या के राजा रामचंद्र की कथा और महाभारत की अपेक्षा बहुत छोटा है। उसमें अनेक रोचक घटनाओं तथा साहसों का वर्णन किया गया है। महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है महाभारत। पांडवों एवं कौरवों के बीच हुआ युद्ध मुख्य इसका विषय है। इसके उसके बाद भी अनेक छोटी छोटी कहानियों को जोड़ दिया गया है। महाभारत के श्रीमद् भगवद गीता में गहन दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। उसमें मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग, ज्ञान, कर्म और भक्ति का विवेचन किया गया है। रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्यों ने सदियों तक करोड़ों लोगों के विचारों और साहित्य सर्जन पर गहन प्रभाव डाला। भारत में संस्कार चिंतन का प्रेरक कार्य किया। इस युग में सांस्कृतिक भाषा में आध्यात्मिक साहित्य लिखा गया, जिसमें धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की रचनाओं का समावेश होता है। पुराणों ने प्रारंभिक वैदिक धर्म को समझाने में मुख्य भूमिका निभाई। इस दरमियान अनेक शास्त्र और स्मृति ग्रंथ भी लिखे गए। ये शास्त्र विज्ञान और तत्व ज्ञान के ग्रंथ हैं। उदाहरण स्वरूप कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रशासनिक विज्ञान की रचना है। विधि स्तर के गणित और अन्य विज्ञान संबंधित शास्त्र भी लिखे गए। स्मृति ग्रंथों में धर्म का अनुमोदित कर्तव्य, रिवाज और नियम दिया गया है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया था। बच्चों ये 1 मार्क्स का सवाल आता है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य खाली जगह भाषा में लिखा गया था, तो पाली भाषा के अंदर लिखा गया था। यह साहित्य 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है, जिसमें सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक इन तीनों का समावेश होता है। माना जाता है कि इसके अतिरिक्त भी बौद्ध साहित्य में अन्य ग्रंथ भी लिखे गए हैं। गुप्त युग संस्कृत के काव्य और नाटक के विषय का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो बच्चों ये भी 1 मार्क्स का सवाल आता है। गुप्त युग जो है वो संस्कृत के खाली जगह का
स्वर्ण युग माना जाता है। तो कह सकते हैं संस्कृत के काव्य और नाटक के विषय का स्वर्ण युग जो है वो माना जाता है। इस समय के महान लेखकों में कालिदास, भवभूति, भारवी, उसके बाद भर्तृहरि, बाणभट्ट, माघ इत्यादि का समावेश होता है। ये सभी संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हैं, जिसमें कालिदास जो विश्व प्रसिद्ध कवि हैं, अपनी उत्तम काव्य कला और उत्कृष्ट नाट्य शैली के लिए वे पहचाने जाते हैं। कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, ऋतुसंहार, अभिज्ञान, शकुंतल आदि कालिदास के ग्रंथ थे। उसके बाद बाणभट्ट के द्वारा लिखित हर्षचरित सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र बाण ने कदम्बरी की रचना की है। इस समय के अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में भवभूति का उत्तर रामचरित, भारवी का किरातार्जुनीयम, उसके बाद विशाख दत्त, माद्रा रक्षक, शूद्र का मुच्छकटिकम और दांडी का 10 कुमार रचित का समावेश होता है। इन ग्रंथों का मुख्य विषय जो है वो राजनीतिक घटनाएं, प्रणय प्रसंग, रूपक, हास्य प्रसंग और तत्व ज्ञान है। पुरानी गुजराती भाषा में पद्य विभाग लिखा जाता है। कालांतर में गुजराती भाषा के परिमार्जन के बाद अनेक कृतियां लिखी गई हैं, जिसमें नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम आखा, प्रेमानंद प्रीतम जैसे साहित्यकारों ने पदों, गीतों, गरबी छप्पा, आख्यान, काव्य आदि की रचना करके गुजराती साहित्य के विषय को गुजराती साहित्य की विरासत को समृद्ध बनाया। इनके पश्चात नर्मद, उसके बाद नवल राम, महिपत राम, रूपम, नीलकंठ, गोवर्धन राम त्रिपाठी, किशोर लाल, मशरूवाला, पन्नालाल पटेल, उमा शंकर जोशी जैसे साहित्यकारों ने गुजराती साहित्य को खूब समृद्ध बनाया था। आगे बच्चों दिया गया है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम नामक चारों द्रविड़ भाषाओं के साहित्य का इसी समय में विकास हुआ। तो बच्चों ये जो हम देखते हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये जो ये द्रविड़ भाषा है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए। जिनकी प्राचीन भाषा जो है वो तमिल है, उसका साहित्य ईस्वी सन से प्रारंभ जितना पुराना है। यानी सबसे प्राचीन भाषा जो है वो द्रविड़ की वो क्या है, तो तमिल है, जिसका यहाँ पे साहित्य जो है वो ईस्वी सन जितना प्राचीन पुराना है। भारत की प्राचीन परंपरा के अनुसार 3 संगमों का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक संतों और कवियों ने अपनी रचनाएं तैयार की। संगम साहित्य का अनेक विषय हैं, जैसे राजनीतिक, युद्ध, प्रेम प्रसंग वगैरह। इस साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ इतु थोकई यानी 8 काव्यों का संकलन, तोला कप्पियम, व्याकरण, पत्थु पातु है, यानी 10 गीत हैं। इनमें से एक कवि निरुवल्लु ने प्रसिद्ध ग्रंथ कुरल की रचना की और इस काव्य ग्रंथ में जीवन के अनेक पहलू का विवेचन किया गया है। उसके बाद दिया है शिलपत्ति, करकम और मणिमेखलाई प्रारंभिक तमिल साहित्य के विख्यात ग्रंथ हैं, ऐसा बताया गया है। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है मध्यकालीन साहित्य। उत्तर भारत में मध्य युग की शुरुआत में संस्कृत साहित्य की भाषा बनी रही। इस युग में कश्मीर में 2 महान ग्रंथ लिखे गए, जिसमें पहला था सोमदेव का कथा सरित सागर और दूसरा कल्हड़ का राजतरंगिणी। इसमें राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास को आलेखित करने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सही अर्थ में वो भारत का सर्वप्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। इस समय के दूसरी महत्वपूर्ण रचना जो थी वो जयदेव का गीत गोविंद, जिसकी गणना संस्कृत के सुंदरतम काव्यों में होती है। इस समय अपभ्रंश हुई भाषा में से आधुनिक भारतीय भाषा का विकास हुआ। कवि चंद बरदाई रचित पृथ्वीराज राशयानी, जिसमें पृथ्वीराज की कहानी हिंदी साहित्य का प्रारंभिक ग्रंथ है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है।
इस ग्रंथ की रचना में हिंदी साहित्य जगत में वीर गाथा युग का प्रारंभ हुआ। इस समय दक्षिण भारत में संस्कृत साहित्य की अधिक अनुपात में रचना हुई, जिसमें शंकराचार्य का भाष्य मुख्य है। इस समय में द्रविड़ कुल की भाषाओं का विशेष विकास हुआ। कुछ समय तक कन्नड़ साहित्य पर जैन धर्म का प्रभाव होने से कवि पंपा ने आदि पुराण की रचना की। 16वें तीर्थंकर के जीवन चरित्र का चित्रण शांति पुराण में कवि पोन्ना ने किया। इसके अलावा रत्ना ने अजितनाथ पुराण नामक कृति की रचना की। इस युग के कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना को प्रारंभिक कन्नड़ साहित्य की त्रिपुटी माना जाता है। तो प्रारंभिक कन्नड़ साहित्य की त्रिपुटी किसे माना जाता है? तो पंपा, पोन्ना और गन्ना को प्रारंभिक साहित्य की त्रिपुटी माना जाता है। 3 नाम याद रखना, पन्ना, पोन्ना और रन्ना। कवि कंबल ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की। इसके उपरांत तमिल भाषा में अन्य प्रसिद्ध साहित्य भी लिखे गए हैं। भारतीय भाषाओं का विकास और साहित्य कृतियों की रचना दिल्ली सल्तनत काल में तीव्र गति से हुई। हिंदी भाषा के दो स्वरूप वज्र और खड़ी बोली का ऐतिहासिक रचनाओं में विनियोग होने लगा। इन दोनों भाषाओं में अति भक्ति गीत लिखे गए। हिंदी और गुजराती भाषा से मिलती जुलती राजस्थानी भाषा में वीर गाथाएं लिखी गई। अलाउद्दीन उसके बाद दिया है विसल देव रासो इस समय की प्रसिद्ध वीर गाथाएं हैं। इसके अलावा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में से साहित्य रचना का प्रारंभ हुआ। मुल्ला दाऊद का ग्रंथ चंद्रयान अवधी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो माना जाता है, जबकि प्राचीन ग्रंथों की भाष्य अभी भी संस्कृत भाषा में लिखे जाते हैं। फारसी दिल्ली के सुल्तानों की राजभाषा थी। उनके साहित्य के प्रभाव से अनेक शब्दों का समावेश भारतीय भाषाओं में हुआ। इस युग में कई इतिहासकार हुए, जिसमें निजामुद्दीन बरनी ने तारीख यहाँ पे तारीख मतलब तारीख ए फिरोज शाही की रचना की, जिसमें खिलजी और तुगलक वंश के राज्य का विस्तृत वर्णन किया गया है। उन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों पर फतवाए जहांगीरी नामक ग्रंथ भी लिखा। अमीर खुसरो इस समय के सबसे महान साहित्यकार माने जाते हैं। वे कवि, इतिहासकार, रहस्यवादी और साथ ही संत और संगीतकार भी थे। सुप्रसिद्ध हजरत निजामुद्दीन औलिया उनके गुरु थे, जो आप यूपी के अंदर देख सकते हैं। निजामुद्दीन, इसकी ट्रेन भी चलती है इसी नाम से बच्चों, हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में आसिका, नूर, सिपीहर और किरातुल सदयान का समावेश होता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक काव्य ग्रंथों की रचना भी की। उन्हें अपने आप भारतीय होने का गर्व था, इसलिए वे भारत को पृथ्वी पर का स्वर्ग मानते थे और उन्होंने अपनी पुस्तकों में भारत का वातावरण, उसकी सुंदरता, इमारतों, ज्ञान विज्ञान की खूब प्रशंसा की। वे दृढ़ रूप से माने जाते थे। हिंदू धर्म का सारतत्व कई तरह मुसलमान इस्लाम के साथ मिलता जुलता है। वे दिल्ली के निकट के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हिंदवी कहते थे और उसे अपनी मातृभाषा मानते थे। इस भाषा में उन्होंने कई कविताएं लिखी। उन्होंने हिंदी फारसी को मिलाकर द्विभाषी चौपाई और दोहे भी लिखे। उनके द्वारा शुरू की गई यह स्वास्थ्य परंपरा उनके बाद भी कई सदियों तक चलती रही। प्रादेशिक भाषा और उनके साहित्य को प्रादेशिक शासनों ने प्रोत्साहन दिया और भक्ति मार्ग के संतों ने लोगों की भाषा में उपनिवेश दिया। जबकि कबीर जैसे कई संतों का समावेश होता है। उस समय भोजपुरी और अवधी हिंदी भाषा जो थी वो मुख्य बोली थी। कबीर की रचनाएं मुख्य रूप से सदुखड़ी लोक बोली में है। उनके दोहे लोक साहित्य के अंग बने हैं। मलिक मोहम्मद जैशी ने अवधी में पद्मावत नामक काव्य ग्रंथ लिखा। इसके अलावा तुलसीदास ने रामचरितमानस नामक ग्रंथ और प्रसिद्ध ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा। इस युग में अवधी भाषा के दूसरे कवि हुए हैं। इस युग में हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में साहित्य का सर्जन हुआ। बंगाल के सुल्तान के आश्रम में रहकर
कृतिवास ने बंगाली भाषा में रामायण और प्रसिद्ध कवि चंडीदास ने सैकड़ों गीतों की रचना की। बंगाल में संत चेतन में भक्ति गीत लिखने की परंपरा शुरू हुई। नरसिंह मेहता ने गुजराती में और नामदेव तथा एकनाथ में मराठी में भक्ति गीतों की रचना की, जिसमें जैतुल आबिदीन के आश्रय में, कश्मीर में महाभारत और राज तिरंगिणी जैसे अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। विजयनगर के सम्राट शासनकाल में संस्कृत का विकास होता रहा, फिर भी यह युग जो है वो तेलुगु साहित्य के विकास का महत्वपूर्ण काल माना जाता है। विजयनगर का महान सम्राट कृष्णदेव तेलुगु और संस्कृत के लेखक थे। उन्होंने आमुक्त आमुक्त मलयदा ग्रंथ की रचना की थी। मुगल शासन के दौरान वास्तुकला अन्य कलाओं के साथ साहित्य का भी विकास हुआ। प्रथम मुगल बाबर तुर्की भाषा में तुजु के बाबरी नाम में अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका फारसी में बाबरनामा नाम से अनुवाद हुआ। हुमायूं की बहन गुलबदम बेगम ने हुमायूंनामा लिखा। तो बच्चों ये सवाल आता है कि हुमायूं की बहन ने गुलबदम बेगम ने खाली जगह लिखा, क्या लिखा? हुमायूंनामा लिखा। जहांगीर ने तुजु के जहांगीरी नामक अपनी आत्मकथा लिखी, जबकि औरंगजेब ने सिद्धहस्त लेखक था। औरंगजेब जो था वो सिद्धहस्त लेखक था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर भी एक उर्दू कवि थे। तो बच्चों आपको एक चीज जानकर आश्चर्य होगा कि औरंगजेब बादशाह ऐसा था जिसने अपनी सल्तनत से एक फूटी कौड़ी का पैसा भी नहीं खाया। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे औरंगजेब की हिस्ट्री तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी कि औरंगजेब के समय में हमारा भारत जो था, जिस समय आज के समय देखा जाए तो जिस तरह अमेरिका इतना पावरफुल कंट्री है, उस समय औरंगजेब के ज़माने में हमारा इंडिया जो था एक पावरफुल कंट्री था। हर चीज़ में, स्टडी के मामले चाहे किसी के मामले में भी हमारा इंडिया बहुत ही उस औरंगजेब के समय में बहुत आगे था। आज तक उसके जैसा बादशाह पूरी इंडिया के अंदर अभी तक कोई नहीं आया। साथ ही यहाँ पे औरंगजेब ने सिद्धहस्त लेखक भी था और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर भी उर्दू लेखक थे। तुलसीदास और सूरदास इस युग के भाषा के महान साहित्यकार थे। कवि केशवदास ने प्रेम और विरह के विषय का साहित्य लिखा। रहीम के दोहे देश के कई भाषाओं में आज भी प्रसिद्ध है। इस समय फारसी भाषा में अनेक उल्लेखनीय पुस्तकें लिखी गई, जिसमें अबुल फजल में आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा गया। आईने अकबरी में भारतीय रीति रिवाजों, शिष्टाचारों और धर्म दर्शन, आर्थिक स्थिति और जीवन के लगभग सभी पहलुओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। एक ऐतिहासिक रचना के रूप में यह ग्रंथ बड़ा ही मूल्यवान है। अबुल फजल का बाई फौजी फारसी भाषा का एक महान कवि था। उसने अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। अकबर ने तो महाभारत, रामायण, अर्थवेद, भगवद गीता और पंचतंत्र जैसे अनेक ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए अलग अलग विभाग की स्थापना की थी। अकबर के समय में इतिहास के कई ग्रंथ लिखे गए। साथ ही मध्य युग के सबसे महान घटना उर्दू भाषा का जन्म माना जाता है। यह नई भाषा के साहित्य की दृष्टि से सबसे समृद्ध और कह सकते हैं ऐसी आधुनिक भाषा की पंक्ति में आ गई। इस भाषा में मीर दर्द, उसके बाद मीतर की मीर, नजीर अकबरावादी, उसके बाद असदुल्ला खां, गालिब जैसे महान कवि थे उस समय के टाइम पे। आगे दिए 18वीं सदी में उर्दू का गद्य का भी विकास हुआ। गद्य मतलब स्टूडेंट जो हम पाठ पढ़ते हैं बड़े बड़े, वो पद्य मतलब यहाँ पे कविता, दोहे वगैरह वो सब पद्य में उनका समावेश होता है। संस्कृत के अधिकांश ऐतिहासिक ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद होने लगा। तदुपरांत उर्दू में अनेक मौलिक ग्रंथ गद्य ग्रंथ भी लिखे गए, जिसमें मोहम्मद हुसैन आजाद का दरबार अकबरी महत्वपूर्ण